हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बहुत दिन हो गए इनकम टैक्स नहीं पढ़ा है। मैंने 2-3 दिन की गैप इसलिए दी है आपको ताकि आप वो सारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर सके। मैंने आपको लास्ट क्लास में छोटे छोटे चैप्टर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 एबीसी और रिटर्न ऑफ इनकम, ये 3 छोटे छोटे चैप्टर लास्ट क्लास में पढ़ाए मैंने आपको। इनको आप जरूर रिवाइज करना क्योंकि ये छोटे जरूर हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता था छोटे खोटे होते हैं। यानी कहीं पर भी इसका कोई पॉइंट आ जाएगा, आपके 2-4 नंबर जबरन चले जाएंगे, जबकि बहुत छोटा सा प्रोविजन है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना चाहिए। अब हम आते हैं इनकम टैक्स के सबसे बड़े चैप्टर पर। यानी जैसे कैपिटल गेन जितना बड़ा था उतना ही बड़ा चैप्टर ये बिजनेस हेड भी है। कितने पेजेस का है एक बार मैं सिंघानिया जी में आपको पेजेस गिनवा दूं तो आप 192 पेज नंबर से स्टार्ट होता है। इसी से समझ जाएं आप कि कहां तक चल रहा है। 192 से लगभग 292 तक होगा ये, बराबर एग्जैक्ट 292, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है 100 पेजेस का, यानी सेंचुरी मारना है आपको इसमें 100 पेज का। तो आपको समझ जाएं कि आपको कितनी स्पीड दिखाना पड़ेगी और कितनी जल्दी इसको करना पड़ेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म है PGBP, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, 5 हेड में से मैं 4 हेड पढ़ा चुका हूं और सारे चैप्टर पढ़ा चुका हूं सिर्फ एक को छोड़ के। तो बिजनेस और प्रोफेशन 2 चीज हम यहां पढ़ेंगे। सारे बिजनेस की इनकम भी यहां आएगी, सारे प्रोफेशन की इनकम भी यहीं पर आएगी। हर हेड में मैंने आपको सबसे पहला एंट्री गेट बताया, सेक्शन बेसिस ऑफ चार्ज। यानी वो पहला गेट होता था कि अगर ये बेसिस ऑफ चार्ज की कंडीशन सेटिस्फाइड है देन बिजनेस रूल्स और सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, जो भी हेड हमने पढ़ा है उनके रूल्स अप्लाई होंगे। तो जैसे हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 पढ़ा था, वैसे यहां पर बेसिस ऑफ चार्ज है सेक्शन 28 फर्स्ट पेज पर दिया हुआ है सिंघानिया। सेक्शन 28 बेसिस ऑफ चार्ज है, मतलब अगर इस सेक्शन 28 में जो जो लिखा हुआ है अगर वो है तो ये बिजनेस हेड अप्लाई होगा, अदरवाइज आप किसी और हेड में चले जाए। तो मैंने आप कहा था 5 गेट मिलते हैं आपको। पहला गेट मिलता है सैलरी का, वहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो तो टैक्सेबल, नहीं हो तो आप अगले हेड के दरवाजे खटखटाओ। आपने दरवाजे खटखटाए हाउस प्रॉपर्टी के, वहां कब होता है तो सेक्शन 22 में ऑनरशिप हाउस प्रॉपर्टी ऑन बाय एसएससीओ, और भी कंडीशन है। फिर आप आए कैपिटल गेन में, वहां कैपिटल एसेट ट्रांसफर, 2 वर्ड इंपॉर्टेंट थे, उनकी डेफिनेशन भी पड़ी थी। तो ये 3 हेड स्पेसिफिक हो गए, ठीक है ना। इन तीनों में तो क्लियर कट लिखा है कि ऐसा होगा तो ही। अब बचे 2 हेड, बिजनेस और अदर सोर्सेस। तो अदर सोर्सेस का तो आप जानते ही हो, वही पढ़ा दिया मैंने कि जो 4 हेड में ना आया वो कौन से हेड में चला गया, 5वें हेड में, तो वो तो रेसिड्यू हेड है। अब बचा बिजनेस प्रोफेशन। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि ये प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, तो कौन कौन से बिजनेस, कौन कौन से प्रोफेशन, सेक्शन 22 क्या कहता है। अच्छा, इस चैप्टर में एक बात बता दूं मैं आपको, इस चैप्टर में मैंने आपको कोई पीडीएफ नोट्स नहीं दिए हैं और ना कभी दिया आज तक किसी भी क्लास में, कभी नहीं देता मैं इस चैप्टर में। क्योंकि ये चैप्टर में ऐसा है कि आपको एक सेक्शन आएगा फिर उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना जरूरी होगा, फिर एक सेक्शन आएगा उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना जरूरी होगा। तो इससे हम बुक में जिस तरीके से दिया हुआ है उसी तरीके से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, अंडर द सेक्शन 28 द फॉलोइंग इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। नंबर, प्रॉफिट और गेन ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। क्या वर्ड लिखा है, एनी बिजनेस और प्रोफेशन। एक बार मैं आपको इसको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। क्या लिखा देखो आप फर्स्ट पॉइंट में, ए पॉइंट में, एनी बिजनेस और प्रोफेशन। एनी लॉ पढ़ने का मैंने आपको तरीका बताया। जीवन भर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को सबसे ज्यादा अगर कुछ पढ़ना पड़ता है तो वो पढ़ना पड़ता है इनकम टैक्स, क्योंकि हर बार अमेंडमेंट आता है, हर बार बजट आता है, तो हर बार एक नया लॉ बन जाता है। तो लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जो लिखा है वो पढ़ो और जो नहीं लिखा हो जरूर समझो। यहां लिखा एनी बिजनेस और प्रोफेशन, इसका मतलब सभी,
ये लिखा हुआ पड़ा, लेकिन इसके पीछे क्या कहना चाहते हैं वो? इसके पीछे ये कहना चाहते हैं कि बिजनेस में भी लीगल और इलीगल। आपका बिजनेस किस तरह का उससे मतलब नहीं है। इनकम टैक्स वालों को लीगलिटी से मतलब नहीं कि लीगल बिजनेस करते हो। स्मगलिंग बिजनेस इनकम अगर दिए क्वेश्चन में तो भी इसी हेड में लिख देना, क्योंकि यहां कहां लिखा है लीगल इलीगल। स्पेकुलेटिव बिजनेस हो, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है, अदर सोर्स में बताते हैं। गेमलिंग अलग, गेमलिंग सट्टा लगाना, वो सट्टे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो क्रिकेट वगैरह का सट्टा, वो तो अदर सोर्स में आता है। गेमलिंग इन बेटिंग मैं उन्होंने बताया था आपको कि विदाउट डिलीवरी ट्रांजेक्शन, जैसे कमोडिटी मार्केट में होते हैं, आपने गोल्ड बुक कर लिया, सुबह 1 किलो शाम तक बेच दिया, आपको प्राइस डिफरेंस मिल गई, तो विदाउट डिलीवरी ट्रांजेक्शन आर ट्रीटेड एज स्पेकुलेटिव। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस भी बिजनेस हेड में ही आएगा। आप चाहे शेयर का स्पेकुलेशन करो, सिल्वर गोल्ड किसी भी चीज का करो, और भी कुछ स्मगलिंग बिजनेस करो तो भी यही आएगा। प्रोफेशन लिखा है, एनी प्रोफेशन, कौन सा? तो जब भी कोई प्रोफेशन की बात करें सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलना, बोले सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये सब प्रोफेशनल पर्सन है। और अभी आगे जाके आपको बताऊंगा मैं, प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। वोकेशन, प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। तो वोकेशन का मतलब क्या होता होगा? वोकेशन का मतलब होता है कि जैसे आप बिजनेस में तो गुड्स होगा कहीं ना कहीं, बिजनेस में क्या होगा जनरली? गुड्स होगा, गुड्स की डीलिंग होगी, डिलीवरी या विदाउट डिलीवरी होगा तो गुड्स ना कहीं ना कहीं। लेकिन प्रोफेशन में आपने देखा होगा प्रोफेशनल नॉलेज रहता है, सर्विसेज रहती है, तो गुड्स एंड सर्विस रहती है। अब आप सर्विस जो दे रहे हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दे रहा है, एक डॉक्टर दे रहा है, एक लॉयर दे रहा है, ये सब सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्रोफेशन है। प्रोफेशन को आप पहचानते कैसे हो? जनरली कोई स्पेशल डिग्री से पहचानते हो। लेकिन एक ब्रोकर जो हाउस प्रॉपर्टी के सौदे करवाता है, बायर और सेलर के बीच में मकान बिकवाने का काम करते हैं, ये आप सब जानते हो, ये बहुत नॉर्मल पॉइंट है। हर चीज के दलाल होते हैं ब्रोकर, है ना, कपड़ों के भी होते हैं, हर चीज के। जो मीडिएटर होता है उसको ब्रोकर, वो खुद कुछ नहीं खरीदता है, लेकिन वो परचेजर और सेलर को मिलाता है और उसको क्या मिलता है? ब्रोकरेज मिलती है। कमीशन एजेंट, वो सिर्फ कमीशन बेसिस पर वर्क करता है। कैरी एंड फॉरवर्ड, उसका गुड्स आया और उसको फॉरवर्ड कर दिया, बदले में कमीशन मिल गया। तो ऐसे कई लोग होते हैं। आपने डांस क्लास खोली, क्या डांस के लिए कोई स्पेशल डिग्री की जरूरत है? नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप डांसर को प्रोफेशनल पर्सन कहोगे। तो यहां पर ये सब चीजें वोकेशनल कहलाती है, जहां कोई स्पेशल डिग्री के बिना भी आप अपने लाइफ को जीने के लिए कुछ कमाते हो, अर्निंग करते हो। तो कोई स्किल्स के बेस पे अगर आप कुछ अर्निंग करते हैं तो वो भी वोकेशन में आता है, इसलिए प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। तो ये लाइन एनी वर्ड में सब कुछ आ गया, ये समझ लो, कुछ भी। आगे चलते हैं, इसमें एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू आर रिसीव्ड बाय एनी पर्सन। कंपनसेशन, बिजनेस में कंपनसेशन मिलते भी हैं और देने भी पड़ते हैं। कई बार बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। तो हम बनाते हैं, किसी कारण से हम परफॉर्म नहीं कर पाए तो हमें देना भी पड़ता है, और कई बार हमें सामने वाले से मिलता भी है। तो मिले तो बिजनेस रिसिप्ट, और अगर देना पड़े तो बिजनेस एक्सपेंडिचर। इनकम derived by trade professional similar association from specific services promoted for its members। तो ये जितने भी एसोसिएशन होते हैं, जैसे हमारा ही प्रोफेशनल एसोसिएशन आईसीआई, अगर आईसीआई हमको कुछ सर्विसेज देता है, उससे कुछ कमाता है, तो इनकम भी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ही आएगी। ठीक है। The value of any benefit or perquisite, whether convertible into money or not, arising from business or profession। क्या लिखा हुआ है? वैल्यू ऑफ बेनिफिट परक्यूजिट, वहां लिख लो गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स फ्रॉम क्लाइंट, गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स फ्रॉम क्लाइंट।
आपने आप सीमेंट के डीलर सर्विस, अल्ट्राटेक सीमेंट की आपके पास एजेंसी है, आपने इस बार कंपनी का टारगेट अचीव कर दिया, तो कंपनी ने आपको एक लैपटॉप दिया, होता है ना ऐसा, टारगेट अचीव कर देते तो कंपनी की तरफ से कुछ परक्विजिट मिलते हैं, या आपको एक फॉरेन ट्रिप दी, कई जगह देखना आप मिलेगा, तो ये कंपनी की तरफ से परक्विजिट हुआ, लेकिन ये परक्विजिट जो मिला, आपको सैलरी हेड याद नहीं आना चाहिए, सैलरी हेड में परक्विजिट एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय होता है, ध्यान रखना, मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो मैं बात कर रहा हूं, मैं खुद बिजनेसमैन डीलर, और मुझे कंपनी की ओर से यानी बिजनेस रिलेशनशिप के कारण मुझे उनकी तरफ से कुछ ऐसा गिफ्ट मिला, ऐसे प्रेजेंट्स मिले, लैपटॉप मिला या फॉरेन ट्रिप मिली, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, यानी इन काइंड भी हो चलेगा, कन्वर्टेबल हो या ना, गिफ्ट वाउचर्स मिले, कुछ भी मिले, तो बिजनेस के कारण मिले ना, टारगेट अचीव करने के कारण मिले, तो ये बिजनेस रिसिप्ट होगी, यानी उस लैपटॉप की वैल्यू को आप अपने बिजनेस इनकम मानोगे, अदर सोर्सेस की नहीं। वो फॉरेन ट्रिप पे जितना पैसा कंपनी ने आपके ऊपर खर्च किया, वो बिजनेस इनकम मानेंगे, तो उस परक्विजिट की जो वैल्यू होगी वो कहां आएगी, सैलरी हेड नहीं। सैलरी हेड क्यों नहीं? क्योंकि क्या उस कंपनी और मेरे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है? नहीं, हमारे दोनों के बीच में डीलर और मैन्युफैक्चरर की रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप। ऐसे ही मैं ऑडिट करता हूं, प्रोफेशनल पर्सन, और मैं अपने क्लाइंट से फीस नहीं लेता हूं, मैं जिसके यहां से ऑडिट करता हूं उनसे मैं गिफ्ट ले लेता हूं कि 10,000 रुपए का गिफ्ट दे दो आप मुझे, तो ये क्या गिफ्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा? क्या ये अदर्स में चले आएगा? नहीं ना। ये क्यों मिला? कंसिडरेशन है अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मी, तो मेरी सर्विसेज के बदले में कुछ मिला है ना मुझे, तो प्रोफेशनल रिसिप्ट हुई ना। वरना ऐसे तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स वगैरह ये सब अपने क्लाइंट से फीस वर्ड इस्तेमाल ना करें, वो बोले गिफ्ट दे जाता है, तो मैंने इसका बहुत अच्छा इलाज किया डॉक्टर साहब ने, तो इसलिए मुझे एक गिफ्ट देंगे। बट गिफ्ट एंड प्रेजेंट फ्रॉम क्लाइंट, बात किसकी थी? क्लाइंट ने दिए ना, इसलिए वो बिजनेस से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है, वो टैक्सेबल होगा अंडर बिजनेस हेड। क्लियर है? उसके बाद के पॉइंट देखें आप, तो ई, एफ और जी, इन तीनों पॉइंट में ब्रैकेट बना के लिख दें एक्सपोर्ट क्रेडिट। यानी आप जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो जनरली आपने सुना होगा कि कंपनी की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कई बार इंसेंटिव देती है, और कई बार एक्सपोर्ट करने के बदले में इंपोर्ट लाइसेंस मिल जाता है, एंटाइटलमेंट मिल जाता है कि आपने 100 करोड़ का एक्सपोर्ट करा तो आप 50 करोड़ का इंपोर्ट भी करने के लिए एलिजिबल। बट मुझे इंपोर्ट करना ही नहीं, तो मैंने वो लाइसेंस बेच दिया किसी को, ठीक है। वैसे असेट बेचना कहा था कैपिटल गेन में, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस सेल करना और उससे जो कंसिडरेशन आएगा वो बिजनेस रिसिप्ट माना जाएगा। या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, रिफंड मिलता है कुछ, तो वो भी कहा आएगा, बिजनेस है। तो इन तीनों को मैंने इस तरीके से समझा दिया। एच पॉइंट, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन फ्रॉम पार्टनर बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म। तो फर्म से पार्टनर को जो मिलता है वो सैलरी हेड में क्यों नहीं जाता है? उसका रीजन मैंने बताया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं होती। फर्म पार्टनर को कुछ दे रही है तो फर्म और पार्टनर एक ही तो एक थी, यानी एक तरीके से वो अपने प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करके ले रहा है, तो वहां से जो सैलरी लेगा, इंटरेस्ट ले, प्रॉफिट, हर कुछ बिजनेस हेड में आएगा। इंटरेस्ट भी अदर सोर्स में नहीं, एनीथिंग फ्रॉम फर्म टू पार्टनर इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस, तो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा। तीन चीज जनरली आती है, आपने देखा होगा, पार्टनर को फर्म से एक तो शेयर इन प्रॉफिट मिलता है। शेयर इन प्रॉफिट का मतलब वहां जितना प्रॉफिट हुआ होगा उसमें शेयरिंग हुई होगी, पीएसआर रेशो में। एक मिलता है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा मिलता है उसको रेम्यूनरेशन। तीन चीजें अक्सर मिलती है, देखना कभी पार्टनर, ये तीनों किस हेड में आएगी? बिजनेस हेड में आएगी। पार्टनर का जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूंगा मैं, तो उसको बिजनेस हेड में आएगी। अब ये तो रहेगी एग्जेम्प्ट। क्यों एग्जाम्प्ट रहेगी? तो याद करो रेसिडेंस वाला चैप्टर, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी वाला, उसमें मैंने आपको फॉर्मेट के नीचे कुछ पॉइंट लिखवाए थे, आप रिवाइज करके देखना। वहां लिखाया था मैंने, शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एग्जेम्प्ट। क्यों? क्योंकि जब वहां से शेयरिंग मिलेगी तो वहां टैक्स लगने के बाद मिलेगी ना, तो वहां ऑलरेडी टैक्स लग तो चुका है, अब फिर से वो इनकम वापस से टैक्सेबल क्यों? उसी की तो शेयरिंग कर रहे हैं, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट की तो शेयरिंग हो रही है,
बिफोर टैक्स प्रॉफिट की थोड़ी ना। और ये दोनों चीजें ये टैक्सेबल रहेगी, ये दोनों टैक्सेबल रहेगी, क्योंकि ये वहां पर फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट और कमीशन टैक्स से पहले ही लेस हो चुका था, तो ये बिफोर टैक्स, यानी इन दो पे वहां पर टैक्स नहीं लगा। तो इस सब जगह यही कंसेप्ट है, एचयूएफ में, ओपी में, बीओआई में, एचयूएफ में, फर्म में, कि अगर वहां टैक्स लग गया तो यहां नहीं देना है, और वहां नहीं दिया तो यहां देना है, बस सीधा सा लॉजिक। तो अक्सर 3 पॉइंट आएंगे, बट इट इज टैक्सेबल अंडर बिजनेस हेड। यानी अगर हम इसको भी शो करेंगे, भले एग्जेम्प्ट है, तो भी शो कहां करेंगे? बिजनेस हेड में करेंगे। ऑब्जेक्टिव इतने बारी इस तरह के भी बन सकते हैं। Any sum received for not carrying out any activity in relation to business profession or not to share any know-how, patent, copyright, trademark, etc. आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप इस ट्रेडमार्क को किसी और को शेयर नहीं करोगे, इस बात के लिए 50 तो ये भी बिजनेस रिसिप्ट है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड है। यानी इस सेट में आपको जनरल सेंस ज्यादा लगाना है, स्पेसिफिक कम। इस सेक्शन 28 में कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लिखी, इन्होंने तो लिस्ट लिख दी कि ये इनकम बिजनेस हेड में आएगी, और इसके अलावा भी आ सकते हैं एक्सेट्रा, क्योंकि ऊपर एनी वर्ड में तो सब आ गया ना। तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें एनी वर्ड में बहुत सारी चीज आ जाती है। तो ये लिस्ट है, ये कंडीशन नहीं। जबकि सेक्शन 22 में आपने देखा हाउस प्रॉपर्टी में कंडीशन थी, सैलरी हेड में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंडीशन थी। यहां कंडीशन नहीं है कि ऐसा ऐसा होगा तो बिजनेस हेड आएगा, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं। ठीक है, या ऐसे कोई कंडीशन नहीं कि बिजनेस असेसी खुद करे, और हम किसी से भी करवा सकते हैं, हम हमारे एम्प्लॉय से करवा सकते हैं बिजनेस, हम देखते ही नहीं दुकान पे। मुकेश अंबानी क्या हर फैक्ट्री में, हर कंपनी में जाके देखते हैं क्या रोज? नहीं ना, ऐसे कई लोग होते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी इन्होंने कि कौन करेगा क्या करेगा। कुल मिला के एनी बिजनेस और प्रोफेशन, एनी बिजनेस ट्रांजेक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनसेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये वो सब चीज इसमें आ गई। तो एक रफ लिस्ट आप एक बार रीड कर लें इसको। Fair market value of inventory is on the date on which it is converted into or treated as capital asset. याद करो कैपिटल गेन में बना एक पॉइंट पर कि कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, तो कैपिटल गेन हेड में आएगा। उल्टा हो जाए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रेडेड एज कैपिटल एसेट। उल्टा बोल रहा है, दुकान में कोई स्टॉक पड़ा है, वो स्टॉक है, वो बिजनेस है, तो बिजनेस हेड में आना चाहिए, कैपिटल गेन में तो नहीं आएगा। लेकिन वो आपने कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में, उल्टा हो गया। यानी दुकान में रखी हुई ज्वेलरी को मैं घर ले आया, वाइफ को दे दी पहनने के लिए, तो अब वो स्टॉक नहीं रहा, अब वो क्या हो गई? ज्वेलरी कैपिटल एसेट हो गई। तो एक तरीके से फिर वही कंसेप्ट आ गया ना कि वो ज्वेलरी मैंने दुकान में खरीदी थी, परचेस कॉस्ट जो थी उसकी वो 100 रुपए में खरीदी थी बिजनेस में, और उसको मैं ले गया अपने घर पर। इसका मतलब मैंने उसको पर्सनल बना लिया, और पर्सनल ज्वेलरी जो होती है वो कैपिटल एसेट होती है, तो कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया मैंने उसको। तो अब उल्टा हो गया, पहले अपन ने स्टॉक इसको कन्वर्ट किया था स्टॉक में, अब यहां पर स्टॉक को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? कैपिटल एसेट। तो ये मानो कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मान लो 120 रुपए है, तो ये 120 में इधर आ जाएगा, यानी 120 रुपए इधर कॉस्ट हो जाएगी, और आपने एक तरीके से बिजनेस में 120 में बेच दी, तो 20 रुपए बिजनेस इनकम हो जाएगी। यानी आपकी 100 रुपए की ज्वेलरी बिजनेस में से बिक गई। ड्राइंग मान लो, वही ड्राइंग ही है ये, तो आपने अपना गुड्स खुद ने विड्रॉ कर लिया, कैपिटल एसेट बना लिया। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आना चाहिए, ज्वेलरी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती है, इसलिए तो कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट देन फेयर मार्केट वैल्यू, ये जो होगा ये बिजनेस इनकम होगी। ठीक है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये वर्ड याद रखना, कीमैन। कीमैन आपके बिजनेस में की पर्सन कौन होते हैं? आपके बिजनेस में की पर्सन होते हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, यानी जिनके कारण बिजनेस चल रहा है, वो की पर्सन कहलाते हैं। प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में वर्किंग पार्टनर, तो की पर्सन। आपको लगता है कि उनके बिजनेस छोड़ देने से या उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, अगर डेथ हो जाती है, तो उससे बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि उनका मार्केट में वर्किंग पार्टनर था या मेन मैनेजिंग डायरेक्टर था।
तो ऐसी कंडीशन में हम उनके नाम पर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी, एक स्पेशल इंश्योरेंस होता है, वो ले सकते हैं। तो वो इंश्योरेंस का पैसा हम बिजनेस से देंगे, तो बिजनेस एक्सपेंडिचर हुआ ना, बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो जब पैसा आएगा तो बिजनेस इनकम, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा। तो इसके बारे में 2-3 जगह अलग अलग मिलेगा आपको, अदर्स उसमें भी पढ़ाया था मैंने। तो सैलरी हेड में भी आ सकता, 3 जगह आ जाता। अगर एम्प्लॉय के हैंड्स में मिले कीमेन इंश्योरेंस, वो एम्प्लॉय की पर्सन था आपकी कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम डायरेक्ट उसी को मिला एम्प्लॉय को, तो फिर वो सैलरी हेड में आएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली पैसा दिया एम्प्लॉयर ने और बेनिफिट किसको मिला, एम्प्लॉय को। दूसरा, यहां पर अगर एम्प्लॉयर खुद को ही मिल जाए, जिसने पैसा भरा एम्प्लॉयर ने, मेरी कंपनी, ठीक है, की पर्सन था मेरा एम्प्लॉय मिस्टर एक्स, मैंने उसके नाम पे पैसा दिया इंश्योरेंस का, उसको नहीं मिला पैसा, पैसा मुझे ही मिला, एम्प्लॉयर को ही, तो बिजनेस है। तो उसको मिले तो सैलरी हेड, मुझे मिले तो बिजनेस हेड, यानी एम्प्लॉय के हैंड्स में सैलरी हेड और मेरे हैंड्स में क्या होगा, बिजनेस हेड। अगर किसी कारण से 2 हेड में ना आएगा तो फिर कहां चले आएगा, फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और एक और पॉइंट है, एनी सम रिसीव्ड रिसीवेबल कैश और इन काइंड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल असेट वगैरह वगैरह। अब ये वाला पॉइंट समझाने के लिए मुझे सेक्शन 35 एडी पर आना पड़ेगा। 35 एडी जब चल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं। फिर लास्ट है इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, पहले ही बोल दिया मैंने आपको ऊपर ही, और अब तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, इसका मतलब 100% स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन इसमें आएंगे टैक्स सब लोग। ये आपकी एक लिस्ट दे रखी है और लिखा है नीचे, इनकम फ्रॉम अफोर्सेड एक्टिविटीज इज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस लेट डाउन अंडर सेक्शन 29 to 44 DB तक पढ़ना है हमको। सेक्शन 28 से स्टार्ट हुए हम और जाना है 44 DB तक। हालांकि DB अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी बिजनेस हेड इतना बड़ा है। और आपको याद होगा सेक्शन 45 से कैपिटल गेन स्टार्ट हो जाता था, और 27 तक आपको याद होगा तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में था, डीम डाउन 27, तो 27 तक हाउस प्रॉपर्टी था, फिर ये बिजनेस हेड आ गया, फिर ये कैपिटल गेन। ये सेक्शन पढ़ना है। इसमें से पहला सेक्शन पढ़ा, बेसिस ऑफ चार्ज मींस फॉलोइंग इनकम आर टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP। एक मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया, आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं, बस आप तो कोई भी बिजनेस प्रोफेशन आए इसी हेड में लिखते हैं। अब कट करना शुरू करें आप, तो बचा हुआ पेज नीचे का कट करना है, ये वाला 192। फिर नेक्स्ट पेज 193, ये भी पूरा कट। फिर 194, यानी इस पैराग्राफ 78 वाले सारे पॉइंट कट कर दो, ठीक है, 78 के सारे पॉइंट कट। 195 पेज नंबर पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग, 79 पैराग्राफ लिखा है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग हाउ फॉर रिलेवेंट फॉर कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। पेज नंबर 195 पर 79 पैराग्राफ में आपको लिखा है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। 2 ही तरह की मेथड ऑफ अकाउंटिंग होती है, कौन कौन सी? एक होता है मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आप सब जानते हैं सब। कैश सिस्टम में क्या होता है? कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में जितना भी आपको इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड वर्ड सुन लेना मेरे, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वेदर इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर और प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। मतलब अगर आपको सपोज आप एक प्रोफेशनल पर्सन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और आपको फीस मिल रही है, ऑडिट फीस मिल रही है, क्लाइंट ने आपको करंट ईयर 19-20 की भी फीस दी, लास्ट ईयर की पेंडिंग थी आपकी 18-19 की, वो भी दी उसने, और उसने बोला कि अगले साल की भी ले लो आप, नेक्स्ट ईयर की भी ले लो आप, 2021 की 30,000 उसने दे दी, ठीक है। आपने भी ऐसा किया कि आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो आपने एम्प्लॉय को सैलरी करंट ईयर की यानी 19-20 उसकी दी 2,000 रुपए, 18-19 की भी दे दी आपने 2,000 रुपए, और अगले साल 2021 की भी एडवांस दे दी उसको 2,000 रुपए। ये स्थिति। फिर इंश्योरेंस दिया आपने, इंश्योरेंस आपने दिया 1,000 रुपए, लेकिन उसमें से प्रीपेड था 100 रुपए का। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम कैश सिस्टम से अकाउंटिंग करेंगे, किसे? कैश सिस्टम से,
तो हम इनकम में 10,000 लें या 30 लें, यानी सिर्फ करंट ईयर की इनकम लें या तीनों लें, एक्सपेंसेस करंट ईयर के लें या तीनों लें। तो केस सिस्टम में ईयर मायने नहीं रखता है, वेदर इज दिस रिलेटेड टू करंट ईयर और प्रेसिडिंग ईयर और नेक्स्ट ईयर, नॉट रिलेवेंट। द रिलेवेंट इज whether it is received during the year or not, whether it is paid during the year or not। तो पेमेंट हुआ एक्सपेंडिचर मानेंगे, इनकम हुई इस साल की इनकम मानेंगे, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। 6,000 दिए तो 6,000 एक्सपेंडिचर में लिखो, इनकम 30 है 30 लिखो, इसी साल टैक्सेबल होगी। इंश्योरेंस कितना लिख पाएंगे, तो इंश्योरेंस पेड तो 1,000 किया ना, तो प्रीपेड से क्या लेना देना, 1,000 गया ना मेरी जेब से, फिर वही बात 1,000 इस साल का गया कि अगले साल का गया, उससे कोई मतलब नहीं, 1,000 गया ना 1,000 लिखो। तो कैश सिस्टम में एक्चुअल कैश बेसिस होता है। और यही क्वेश्चन अगर मैं मर्केंटाइल से करवाऊं, तो मर्केंटाइल सिस्टम में क्या होता है, मर्केंटाइल सिस्टम मीन्स एक्रूअल कंसेप्ट, जो जनरली आपने आज तक पढ़ा। अक्रूअल कंसेप्ट मीन्स इनकम और एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर, वेदर पेड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट। तो हम अगर अक्रूअल कंसेप्ट से चले तो सिर्फ फॉर द ईयर एक साल का ही लिखेंगे, ये छोड़ देंगे अगला पिछला, यानी एडवांस इनकम हटा देंगे। करते थे ना आप 30,000 में से एडवांस हटा देते थे, ओपनिंग भी हटा देते, तो ये हट जाएंगे, सिर्फ करंट ईयर। सैलरी में कौन सा आएगा, सिर्फ ये आएगी सैलरी, ओनली करंट ईयर की आएगी, ये हट जाएगी। तो प्रीपेड सैलरी भी हट जाएगी और लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग भी हट जाएगी। इंश्योरेंस में क्या आएगा, इंश्योरेंस में 1,000 नहीं आएगा, क्योंकि 1,000 में से 100 तो प्रीपेड है ना, अगले साल का एडवांस है, तो करंट ईयर का कितना बचा, 900, तो 900 आएगा। तो जब हम मर्केंटाइल सिस्टम से करते हैं तो याद करो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सबके एडजस्टमेंट करते हैं, आउटस्टैंडिंग लिखते हैं। हम क्या करते हैं, अगर मान लो आउटस्टैंडिंग होता तो हम क्या करते हैं, 2,000 प्लस आउटस्टैंडिंग ऐड करते, जबकि हमने ये दिया था। बट अक्रूअल कंसेप्ट में वेदर पेड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट। ऐसे इनकम में भी अगर अक्रूड इनकम भी है, वेदर रिसीव्ड और नॉट, तो भी आप लिखो। तो मर्केंटाइल सिस्टम ड्यूरिंग द ईयर के हिसाब से चलता है। तो ये दो हेड मायने रखते हैं, सॉरी ये दो सिस्टम मायने रखते हैं, एक तो बिजनेस हेड में और एक अदर सोर्सेस में। बाकी कहीं पर अकाउंटिंग मेथड काम नहीं आती, ध्यान रखना। सैलरी हेड में कोई अकाउंटिंग मेथड नहीं, वहां का रूल मैंने बताया था, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, तो वहां ड्यू भी आता है और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। तो रिसीव्ड मतलब केस सिस्टम, ड्यू मतलब मर्केंटाइल सिस्टम, जो पहले हो जाए, तो वहां मिक्स है, इसलिए वहां कोई अकाउंटिंग सिस्टम, वैसे भी अकाउंटिंग जरूरत ही नहीं रहती सैलरी में। हाउस प्रॉपर्टी का तो रूल ही अलग है, वहां तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू वाला कंसेप्ट, एनुअल वैल्यू, वहां पे भी कभी आपने 13 महीने का नहीं लिया, और वहां तो स्टाइल ही अलग है निकालने की। कैपिटल गेन में ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर, एक्सेप्शन छोड़ दें तो ड्यूरिंग द ईयर वर्ड, इस साल जो ट्रांसफर किया उस पर लिख लगा। तो बाकी हेड अलग तीनों, इन दो हेड में आपको इन दो सिस्टम को याद रखना है, मर्केंटाइल और केस सिस्टम। तो ये फर्स्ट बुलेट में लिखा हुआ 2 मेन मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, मर्केंटाइल एंड केस। ठीक है, बाकी का पैराग्राफ जरूरी नहीं करना, आगे चलते हैं, है ना। बाकी का पैराग्राफ कट कर देना। उसी के नीचे आपको 79.1 पैराग्राफ मिलेगा, टैक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सेक्शन 145। जैसे अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, इसको हम एएस बोलते हैं, ऐसे टैक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आईसीडीएस बोलते हैं। नाम पढ़ो आप, इनकम डिस्क्लोजर, इन्होंने सही नाम नहीं दिया है, नाम ये इनकम कंपुटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, इनकम कंपुटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टेटमेंट स्टैंडर्ड। तो मतलब ये हुआ कि इनकम कंपुटेशन यानी कैसे आपको इनकम कंप्यूट करना है और कैसे उसको डिस्क्लोज करना है, इसका स्टैंडर्ड बना दिया गवर्नमेंट ने कि ऐसे ही डिस्क्लोज करना और ऐसे ही कंप्यूट करना। तो ये आप फाइनल लेवल पे अच्छे से पढ़ोगे। बट अभी सिर्फ मैंने इसलिए बताया था कि नाम याद रह जाना चाहिए कि आईसीडीएस नाम की भी कोई चीज आ गई है, यानी सीए फाइनल में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़े यहां पढ़ना है और वहां पर इंड एस पढ़ना है। वहां पर क्या पढ़ना फाइनल में, इंड एस। इंड एस क्या होते हैं, तो इंड एस होते हैं जो आईएफआरएस का नाम सुना होगा आपने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उन्हीं की कॉपी है ये, समझ लो। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपको वहां पढ़ना है। ये भी आपको वहीं पर डिटेल में पढ़ना है, बट नॉलेज लेवल के लिए मैंने एक नाम याद रखवा दिया। अच्छा, इस चैप्टर में आप ऐसा भी करना
कि जैसे मैंने कहा इसमें काटने की जो बहुत सारी रहेगी, और जो बड़े बड़े रूल्स है उसके समरी नोट्स में लिखवाऊंगा आपको, समझाते लिखवाऊंगा। तो आप अपनी कॉपी में नंबर 1 सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेक्शन 28। सेक्शन 28 में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है एनी बिजनेस और प्रोफेशन, एनी बिजनेस और प्रोफेशन। और ये जितने पॉइंट है एबीसीडी इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं, बस वहां लिख दो फॉर डिटेल सी पेज नंबर सो एंड सो, बस इतना। फिर आ जाएंगे सीधे हम इस पर, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग में इतना सा लिखना है, असेसी में एडॉप्ट मर्केंटाइल और केस सिस्टम, इट इज ऑन ऑप्शन, ऑप्शनल है, उसकी इच्छा। और एक इसका फुल फॉर्म लिख देना, देयर आर टैक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हिच आर कॉल्ड इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। तो ऐसे आपके धीरे धीरे नोट्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, बाकी का पूरा पेज कट कर दें। नेक्स्ट पेज 196 पेज, जिसमें 80 नंबर पैराग्राफ दिया, 80 नंबर पैराग्राफ के सारे पॉइंट कट कर दें। इधर 80 पैराग्राफ से लेके तो 80.14 तक के पैराग्राफ दिए हुए हैं 197 पेज नंबर पर, वहां तक सब कर देंगे। अब आते हैं व्हाट आर द स्पेसिफिक डिडक्शंस अंडर टैक्स। बस कट करने लायक बात खत्म, अब सब पढ़ने लायक बात शुरू होगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं। यहां तक की बात क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ते हैं बिजनेस प्रोफेशन का मेन फॉर्मेट। तो पेज नंबर 197 तक मैंने आपको कट करवा है, उसके आगे का पढ़ने के लिए पहले हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो अब आप बुक बंद कर दें, बुक का कोई रोल नहीं है आपके पास। अब आपको मैं समझाता हूं बिजनेस इनकम कैसे निकालते हैं और उसका फॉर्मेट क्या है। यानी आप अपनी कॉपी पे फर्स्ट पेज पर आपने सेक्शन 28 थोड़ा बहुत लिखना हो तो लिख देना, नहीं लिखना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, याद रह जाता है। अकाउंटिंग के बारे में बता दिया मैंने, वो लिख लेना। और उसके बाद सीधे आ जाना फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, 2021 असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर 1920, हर बार करते हैं। अब इसका फॉर्मेट कोई स्पेशल अलग से नहीं है। फॉर्मेट हाउस प्रॉपर्टी में तो स्टेप फिक्स थी कि ऐसा 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 ही करना पड़ेगा, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां तो ऐसा है कि आप बिजनेस इनकम निकाल लो। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि मान लो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया आपने। प्रॉफिट एंड लॉस बात मैं सभी की कर रहा हूं, चाहे वो प्रोप्राइटर का P&L अकाउंट हो, पार्टनरशिप फर्म का हो, कंपनी का हो, हेड सब पे एक जैसे अप्लाई होते हैं। हेड में कोई डिफरेंशिएट नहीं होता है कि बिजनेस हेड इंडिविजुअल के लिए अलग बनाया, ऐसा नहीं। बिजनेस सबके लिए जैसा बनाया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक तो हम लिखते हैं क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, मान लो 100 रुपीज। फिर और कोई सी इनकम भी हो सकती है क्या, यस हो सकती है, डिस्काउंट हो सकता है, कमीशन इनकम हो सकती है, हो सकता है हमें कहीं रेंट मिलता हो, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो भी हो सकता है। हो सकता है कि हमें कहीं से डिविडेंड मिला, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इस तरह की। डेबिट साइड में आपने देखा होगा एक्सपेंडिचर में क्या रहता है, सैलरी टू एम्प्लॉइज, रेंट, रेंट पेड वाला, रेंट पेड जो एक्सपेंडिचर है, गोडाउन रेंट, शोरूम रेंट, फैक्ट्री रेंट, जो भी रेंट है। तो इस तरीके से रेंट भी हो सकता है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अदर, मतलब मैं कह सकता हूं कि अदर बिजनेस एक्सपेंसेस सारे आ गए इसमें। बिजनेस एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, कन्वेंस, ट्रेवलिंग, पोस्टेज, बहुत सारी चीजें होती है, ये सब आते हैं। डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, ठीक। और हो सकता है कि आपने कहीं डोनेशन दिया, डोनेशन दिया, महाकाल मंदिर में डोनेशन दिया साहब आपने, तो डोनेशन भी आपने यहां पर लिख दिया। इस तरह की कोई सी भी चीज हो सकता है। आपने अपने कोई पर्सनल एक्सपेंसेस जो थे, पर्सनल एक्सपेंसेस गलती से यहां लिख दिया। वैसे जाना चाहिए ड्राइंग्स में, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, कुछ भी नाम आ सकता है। उसके बाद आपने जब प्रॉफिट बचा तो हो सकता है आपने कुछ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लिया, और कुछ वाकई बेड डेट्स हो गए, आपके डूब गए पैसे। इस तरीके से आपने नेट प्रॉफिट निकाल लिया। अब आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, ये 140, ये आपकी कंडीशन रही। मान लो ऐसी पोजीशन है आपकी, इसमें से ये कम हो गए, तो
ये 60,000 या 6 लाख भी मान लो आप, जैसे भी जीरो बना के कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। आपने बोला कि हमने बिजनेस से इतना कमाया, आपने अपने रिटर्न में क्या शो कर रहे हो आप कि हमने 60,000 रुपए कमाए, तो क्या गवर्नमेंट मान लेगी कि आपने 60,000 ही कमाए और 60,000 पे ही इनकम टैक्स देगी गवर्नमेंट? या ना आपने जो P&L अकाउंट प्रिपेयर किया, क्या वो गवर्नमेंट मान ले? और अगर मान ले, गवर्नमेंट ऐसा रूल रखती कि एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द असेसी इक्वल टू बिजनेस फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर ऐसा हो जाता तो व्यक्ति 60 भी क्यों दिखाता? वो बोलता साहब मैं तो 10 ही कमाए, मैंने तो बाकी के जो 50 बचे वो मैंने ट्रांसफर कर दिए जनरल रिजर्व में। क्या बोलेगा वो? हमने तो ट्रांसफर कर दिए जनरल रिजर्व। तो क्या आपका बनाया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट डिस्क्लोज किया है गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट कर ले? अगर ऐसा होने लग जाए तो कोई भी हिंदुस्तान में इतना ईमानदार नहीं है कि अपना प्रॉफिट ज्यादा बताए। वो खर्चे वर्चे डाल के, पर्सनल एक्सपेंसेस प्रोविजन वगैरह डाल के और अपना प्रॉफिट खत्म कर देगा, प्रोविजन ज्यादा बना देगा, बोलेगा मेरे तो सारे के सारे डेटर्स डाउटफुल है और जितना कमाता हूं सब घर में खर्च हो जाता, कुछ बचता नहीं है, ये 10 भी नहीं बचा, ये भी खर्च हो गया। तो इस तरीके से आपका बनाया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहां पर मान्य नहीं। फिर क्या करें सर? तो हमें निकालना है एज पर इनकम टैक्स रूल्स। ये पूरे हेड में यही तो सीखना है, हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस। तो आपके प्रोविजन से नहीं, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट निकालना है। आप अपने मन से तो कुछ भी उल्टा सीधा बना लाए, तो आप इसको फिर से बनाओ। तो फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट सिर्फ ये है कि इसको सही करना है एज पर बिजनेस रूल्स। तो बिजनेस रूल्स से सही करने का तरीका क्या है? क्या आपको लगता है इसमें सारे इनकम और सारे एक्सपेंडिचर बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं ना। तो इस चैप्टर को अपने जनरल माइंड से चलना। ये चैप्टर ऐसा है, इसमें कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है, लेकिन आपको जनरल सेंस ज्यादा लगाना है। और जनरल सेंस क्या मैं बताता हूं कि जो बिजनेस से रिलेटेड है वो रहने दो, बाकी हटा दो। यानी हमें सिर्फ बिजनेस इनकम निकालना है ना, 4 हेड अलग है, तो हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? हटा देंगे, क्योंकि ये बिजनेस हेड में आना चाहिए। क्या ये बिजनेस हेड में क्यों क्रेडिट क्यों कर दी? ये कहा आना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी में, तो हटाओ इसको, ये गलत है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज तो एग्जेम्प्ट होता है, क्या ये बिजनेस इनकम है? एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं, तो ये हटाओ। क्या आपके एक्सपेंसेस में पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं? नहीं ना, फिर ये आपने क्यों लिख दिया? ऐसे तो हर कोई लिख देगा। तो अगर गवर्नमेंट इसको लिखने की परमिशन दे दे, परमिटेड एक्सपेंसेस मान ले इसको, तो ऐसे तो हर व्यक्ति पर्सनल सारे लिख देगा। प्रोविजन बनाने की परमिशन, प्रोविजन से क्या एक्चुअली कोई लॉस हुआ? हाँ, एक्चुअल जो लॉस होगा बेड डेट्स, वो ठीक है, होता है, डूबता है बिजनेस में। तो बेड डेट्स एक्चुअली हो अगर, तो बिजनेस एक्सपेंडिचर है। लेकिन कई बार इस पे इसके लिए भी जो असेसिंग ऑफिसर है वो आपसे प्रूफ मंगवा लेता है। आपने कैसे बोल दिया बेड डेट से? आप बताओ, लेटर बताओ, रिकवरी प्रोसीडिंग की कि नहीं? आपने केस लगाया था, रिकवरी प्रोसीडिंग के लिए रिमाइंडर नोट दिए थे आपने, बताइए प्रूफ। नहीं बता पाएंगे तो ये भी डिसअलाउड कर देगा। तो कई चीजें ऐसी रहती है इसमें से कि जो अलाउड है बिजनेस से। ये सैलरी देना बिजनेस एक्सपेंडिचर है, रेंट देना बिजनेस एक्सपेंडिचर है, ये भी बिजनेस एक्सपेंडिचर है, डेप्रेशन भी अलाउड बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो कुछ चीजें अलाउड होती है, अलाउड मीन्स परमिसिबल होती है, कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो डिडक्टेबल नहीं होती। बिजनेस में डोनेशन देना जरूरी नहीं है, डोनेशन देना कोई बिजनेस एक्सपेंडिचर थोड़ी ना है। ये तो आपका पर्सनल हुआ, आपकी इच्छा थी दान धर्म करने की। बिजनेस तो बिना डोनेशन के भी चल सकता है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्या ये एक्सपेंडिचर है? अरे ये तो एक्सपेंडिचर ही नहीं है, ये तो एप्रोप्रिएशन है। ऐसे तो हर व्यक्ति बता देगा एप्रोप्रिएशन कर दी। तो आपने जो P&L अकाउंट बनाया है इनकम टैक्स प्रोविजंस में, उसको हमें रेक्टिफाई करना है। तो जो गलत इनकम ऐड हो गई है वो मैं इसमें से क्या करूंगा? माइनस। और जो एक्सपेंसेस गलत लेस हो गए हैं उनको वापस क्या करूंगा? एड बैक। रिवर्सल करना है ना। मान लो अगर यहां पे 50 नहीं लिखे होते तो क्या रहते? 60। ये 10 नहीं लिखे होते तो क्या आते? 20। तो ये 1 2 3 4 एक्सपेंसेस ऐसे दिख रहे हैं मुझे, विच आर डिसअलाउड, मीन्स नॉट परमिसिबल अंडर बिजनेस एड, कैन नॉट बी डिडक्टेड, सो इट शुड बी एड बैक।
वो कैश फ्लो जैसा हो गया एक तरीके से, याद करो। बट यहाँ कैश और नॉन कैश समझ चल रहा हूँ, थोड़ा सा उस चैप्टर को हटा देना अपने माइंड से। यहां मैं बात कर रहा हूं कि आप अलाउड डिसअलाउड, बस 2 ही वर्ड याद रखोगे पूरे चैप्टर में। 100 पेज जो ओपन नहीं रहते हैं, आखिरी तक मैं एक ही सबसे ज्यादा वर्ड बोलूंगा और वो होगा डिसअलाउड, और इसी का उल्टा हो जाएगा अलाउड। तो अलाउड डिसअलाउड के खेल खेलेंगे बस अपन, कुछ नहीं। अलाउड मीन्स परमिसिबल अंडर बिजनेस सेट, डिसअलाउड मीन्स नॉट परमिसिबल। तो जो नॉट परमिसिबल है उनको हटाओ, और जैसे हटाओगे आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर मैं यहां पर ये नहीं लिखा होता, ये नहीं लिखा होता, ये नहीं लिखा होता, ये नहीं लिखा होता, तो 10, 20, 30, 50, 80 से मेरी इनकम बढ़ जाती है ना, तो ये सब एड बैक कर देंगे। ये नहीं लिखा होता अगर यहां, तो आपकी इनकम इधर का टोटल 120 ही आता ना, तो इधर का टोटल आता 120, 120, और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 50 के एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं। 50 के एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं तो आपके नेट प्रॉफिट एज पर बिजनेस कितना आता है आपका नेट प्रॉफिट? इसमें से 50 अगर माइनस हो जाते तो 70 आता है। और यूं आपने कितना दिखाया? 10 दिखाया। तो सही कौन सा है? ये ना। तो एज पर इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस 70 है, कैसे 70। बस इसी को हमको यहां पर प्रेजेंट करना है। कंसेप्ट यही, आखिरी तक बस यही कंसेप्ट चलेगा। तो क्या लिखेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको? आप फॉर्मेट लिखना, वो है नेट प्रॉफिट या लॉस या सरप्लस, नेट प्रॉफिट लॉस एज पर P&L अकाउंट, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या फिर कई बार सरप्लस वर्ड का इस्तेमाल होता है, डेफिसिट वर्ड का इस्तेमाल होता है एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ हो कभी 12th में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो अक्सर देखना आप ये क्लब वगैरह ये जो एसोसिएशन होते हैं ये इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है, प्रोफेशनल पर्सन इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाता है, कभी कभी रिसिप्ट पेमेंट भी बनाता है। तो फर्क आपको नजर आएगा। तो प्रॉफिट लॉस है तो P&L में आता है, यह सरप्लस डेफिसिट वर्ड का इस्तेमाल होता है इनकम एक्सपेंडिचर में। दोनों के नाम अलग है लेकिन वर्ड तो सेम है। सरप्लस मींस प्रॉफिट, डेफिसिट मींस लॉस। तो आपका प्रॉफिट है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम कहें तो कितने से शुरुआत करें? 10 से, तो यहां 10 हो जाता 10। अब मुझे इसमें लेस करना है। क्या लेस करना है? वो चीज लेस करना है जो गलत क्रेडिट हो गई, जिनके कारण प्रॉफिट बढ़ गया, तो मुझे वापस क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। मैंने यहां पर टोटल 140 लगा ली, जबकि ये 2 चीज गलत थी, ये इस सेट की नहीं थी, तो इसको हटाओ। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो यहां पर हम लिख देंगे इनकम नॉट चार्जेबल अंडर बिजनेस हेड, बिजनेस प्रोफेशन हेड। इनकम नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड, इस हेड की जो नहीं हटा दो, ये इस हेड की नहीं हटा दो, ये इस हेड की नहीं हटा दो। वहां क्या होगा? वहां सोचेंगे हाउस ऑर्डर में क्या होगा, हाउस ऑर्डर में सोचेंगे अदर्स में क्या होगा, अदर्स में। तो ऐसे यहां कुछ भी हो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, गेन वेन सब लिखे हुए मिलेंगे आपको P&L में, हटा दो सब, क्योंकि वो सब दूसरे हेड से रिलेटेड है। ठीक है। और एक बात यहां लिख देता हूं मैं, क्या लिख देंगे नीचे? इनकम नॉट चार्जेबल अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड which are credited in P&L। हम सिर्फ उनको ही लेस करेंगे जो क्रेडिट में है। मान लो इस यहां पर इस क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट में अलग से लिखा होता, अलग से क्वेश्चन में अलग से लिखा हुआ होता कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10 का, तो क्या मैं उसको माइनस करता? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो मेरे प्रॉफिट में इंक्लूड ही नहीं है, तो एक्सक्लूड क्यों करूंगा? तो हमें वही चीज माइनस करना है जो गलत ऐड हो गई। आप समझो मेरी बात को, हम रिवर्सल कर, उल्टा कर रहे हैं। रिवर्सल, जो घट गया उसको जोड़ रहे हैं, जो जोड़ दिया था उसको माइनस कर रहे हैं। तो विचार क्रेडिटेड, जो क्रेडिट हो गई है उसको हम वापस से रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है। तो एक तो यहां पर ये आएगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ऐड करेंगे। और अक्सर ये वाले क्रेडिट वाले आइटम 2-3 से ज्यादा नहीं रहेगी, इसलिए यहां पे आप 2-4 लाइन से ज्यादा नहीं छोड़ेंगे, है ना। 2-3 या 4 क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे, क्रेडिट साइड देख के वैसे समझ जाओगे आप।
अलग ही देख के समझ आ गया, 2 या 3 आइटम दिखेंगे आपको, तो यहाँ उतनी लाइन हम छोड़ देंगे। तो माइनस वाला हिसाब पहले खत्म कर दिया। अच्छा, डेबिट साइड बड़ी होती है, उसमें बहुत सारी चीज होती है, तो ये बाद में करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा लाइन चाहिए। यहां पर अब क्या लिखे हम, इन सबको एड बैक करना है वापस इन सबको, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे, डिसअलाउड एक्सपेंसेस विच आर डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो P&L अकाउंट में डेबिट हो गए लेकिन डिसअलाउड थे, डिसअलाउड मींस नॉट परमिसिबल, अलाउड नहीं थे, इनको लेस करना, प्रॉफिट में से इनको माइनस करना अलाउड नहीं था, फिर भी आपने कर दिया, तो उनको वापस एड बैक करो। कौन कौन से ऐसे आइटम है, डोनेशन वगैरह, तो इसे बहुत बड़ी लिस्ट में लिखवाऊंगा, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिखवा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस तो हमेशा डिसअलाउड होंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रोविजन एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। ये तो 4 बताया एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। यानी अगर ये वाला क्वेश्चन करूंगा मैं, तो इसमें क्या क्या ऐड करूंगा मैं, यहां पर लिखूंगा 10, सबसे पहले नेट प्रॉफिट में कितना लिखूंगा 10, फिर लेस क्या कर दूंगा, ये 10 और ये 10, और ऐड क्या करूंगा, 1 2 3 4 आइटम, ये 4 आइटम ऐड करूंगा बिकॉज दीज आर नॉट बिजनेस रिलेटेड। और इसकी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट हो सकती है क्या कि सर ये खर्चे, नहीं हो सकती, इसलिए यहां पर जनरल सेंस इस चैप्टर में ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी P&L अकाउंट, पूरे हिंदुस्तान में इतने टाइप के बिजनेस होते हैं, किस बिजनेस में किस तरह का खर्चा होता है आपको नहीं पता। कोई नया बिजनेस डाल दिया, उसमें नए नए टाइप के खर्चे का नाम अजीब अजीब से आ रहा है। आपको जनरल सेंस लगाना है, इफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, फॉर प्रमोशन ऑफ बिजनेस, फॉर अर्निंग इनकम अंडर बिजनेस, देन इट इज अलाउड। बिजनेस से कनेक्टेड है, बिजनेस को प्रमोट करना, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो बिजनेस एक्सपेंडिचर। और जो बिजनेस से अलग हटके, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड। बस इसी डिसअलाउड की पहचान करो, आखिरी तक यही पढ़ेंगे अपन। ये करने के बाद जो आया आपका, तो ये तो आपने रिवर्सल इफेक्ट दिया इसका और इसका। हो सकता है कि इस पूरे P&L अकाउंट के नीचे भी आपको बहुत सारा पॉइंट दिए हो, इस तो ये तो आपने सही कर दिया, ये तो रेक्टिफाई कर दिया। नीचे आपको एक पॉइंट तो दिया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो वो तो आपने को कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वो ना प्लस है और ना माइनस है, वो तो कहा जाएगा कैपिटल गेन, तो उसका तो कैपिटल गेन में करेंगे। अब नीचे आपको सपोज ये दिया है एजेंसी कमीशन, एजेंसी कमीशन 10,000 नॉट डेबिटेड इन P&L अकाउंट, P&L में डेबिट ही नहीं कर या क्रेडिट ही नहीं किया, है ना। एक और टूर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू बिजनेस टूर, बिजनेस टूर से रिलेटेड, यहां डेबिट ही करना भूल गए, तो ऐसे पॉइंट नीचे हो सकते हैं, विच आर नॉट डेबिटेड नॉट क्रेडिटेड इन P&L, जो P&L में लिखे ही नहीं, तो लिख देते हैं। अगर लिखेंगे तो क्या होगा, एड क्या करोगे, अगर वो अलाउड इनकम है तो ऐड करेंगे, और वो अलाउड एक्सपेंसेस है तो माइनस करोगे। जैसे क्या बिजनेस एजेंसी कमीशन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 2 चीज दिए नीचे, यहां नहीं लिखी, तो ये क्रेडिट नहीं हुई, तो जब क्रेडिट नहीं हुई तो मैंने यहां कुछ भी नहीं किया। ये 2 एडजस्टमेंट वो थे जो विच आर डेबिटेड क्रेडिटेड इन P&L, और अब मैं जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं विच आर नॉट डेबिटेड क्रेडिटेड इन P&L, जो P&L में डेबिटेड नहीं हुए उनकी बात कर रहा हूं। तो जो P&L में डेबिटेड नहीं हुए उसमें आप नीचे इतनी सारी चीज दे रखी है, तो इसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या ऐड करोगे आप, नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि वो बिजनेस हेड की इनकम ही नहीं है, वो तो डिसअलाउड इनकम। हमें सिर्फ क्या लेना है, अलाउड। अलाउड मतलब जो बिजनेस में अलाउड है लिखना, तो बिजनेस में कमीशन लिखना अलाउड है, क्योंकि कमीशन बिजनेस इनकम होता है, एजेंसी कमीशन। तो बिजनेस इनकम अगर लिखना रह गई है तो वो मैं ऐड करूंगा, अलाउड इनकम विच इज नॉट क्रिएटेड इन P&L अकाउंट। ऐसे एक्सपेंडिचर कौन से लिखूंगा, एक टूर एक्सपेंसेस दिया है और एक पर्सनल एक्सपेंसेस दिया है 100 रुपए का, 10 रुपए का, तो क्या पर्सनल लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। लेकिन टूर एक्सपेंसेस लिखूंगा क्योंकि टूर एक्सपेंस बिजनेस के होते हैं, तो अलाउड एक्सपेंसेस लिखना है विच आर नॉट डेबिटेड इन P&L अकाउंट।
क्लियर है बात, समझ में आ रही बात? तो जो डेबिट हो गए उनके लिए रूल है, वो जो डेबिट नहीं हुए लेकिन होना चाहिए थे, यानी टूर एक्सपेंसेस बिजनेस का खर्चा था, अगर यहां लिखा होता मैंने तो प्रॉफिट कम हो जाता ना, तो कम कर दिया। और इनकम अगर कमीशन यहां लिखी होती तो प्रॉफिट बढ़ जाता, तो बढ़ा दिया मैंने। तो नीचे वाले खर्चों में से अलाउड ढूंढना है आपको, डिसअलाउड अपने आप छूट जाएंगे। और ऊपर वाले में अलाउड अपने आप छूट जाएंगे, डिसअलाउड वाले लेना है, उल्टा करना है। तो आप समझो, बस इतना सा कंसेप्ट है। अगर जिसको ये बात समझ में आ गई आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 4 स्टेप में खत्म हो जाएगा। एक स्टेप क्रेडिट की, एक स्टेप डेबिट की, फिर एक एक स्टेप जो नॉट डेबिट नॉट क्रेडिट नीचे लिखे हो पॉइंट, उनकी पॉइंट की, है ना। आपने बीआरएस बनाया होगा, कई बार ऐसे बहुत सारी चीजें अपन की है, हमने पढ़े हैं, तो वही कंसेप्ट यहां पर भी है। यानी जो मुझे लिखना चाहिए अलाउड है वो लिखूंगा ना मैं, जो छूट गया है उसमें से वो लूंगा। तो यहां पर आपको डिसअलाउड कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अपने आप छूट गए हो। वो किस हेड के थे उस हेड में सोचेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपने आप छूट गया, वो कैपिटल गेन चैप्टर में देखेंगे, हम बिजनेस में लिखेंगे ही नहीं। और जो लिखे हुए गलत उनको मैंने क्या करा, माइनस। बस इतना सा कंसेप्ट। आते हैं अब उन क्वेश्चन की ओर जहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो। कहां हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये P&L और इनकम एक्सपेंडिचर तो वहां बनते हैं जहां मर्केंटाइल सिस्टम हो, क्योंकि ये फॉर द ईयर बनते हैं, इसमें तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह सबका एडजस्टमेंट हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अगर कैश सिस्टम हो, इफ कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग is followed and prepare receipt and payment account। कौन सा अकाउंट बनाया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया अगर क्वेश्चन में, तो आप देखना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट याद है कि भूल गए। एक साइड रिसिप्ट, एक साइड पेमेंट, आखिरी में क्लोजिंग बैलेंस होता था। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या नेट प्रॉफिट बोलते थे उसको, नहीं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश बुक, तो उसमें ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश आता था। सरप्लस नहीं, वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट नहीं है, वो रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का बचता था, वो प्रॉफिट कहां आता है। तो आप इस फॉर्मेट से कैसे कर पाओगे। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में हम दूसरा फॉर्मेट छोटा सा, आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में सब कैश कैश मिलेगा, रिसिप्ट में इनकम इनकम मिलेगी, एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर मिल जाएंगे, पेमेंट में। तो आप क्या करो, अब आप प्रॉफिट से चले रहे तो उल्टा नहीं चल रहे हो, आप उल्टा नहीं चल रहे तो सीधे सीधे चलो ना। सीधे सीधे जब चलेंगे तो मैं सिर्फ वही चीज लूंगा जो बिजनेस हेड में आती है, जो नहीं आती वो छोड़ते जाऊंगा। यानी सिर्फ आप अलाउड इनकम ले लें, अलाउड इनकम विच आर चार्जेबल अंडर बिजनेस प्रोफेशन हेड, बस वो ले लें। जैसे एक डॉक्टर का क्वेश्चन करवाऊंगा या तो क्या आएगा, विजिटिंग फीस, कंसल्टेंसी फीस। सीए का क्वेश्चन करेंगे तो ऑडिट फीस रिसिप्ट है उसके लिए। तो जो बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है उसकी वो ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। उनके इसमें अगर हाउस ऑफ रेंट लिखा है छोड़ देंगे, कैपिटल गेन लिखा है छोड़ देंगे, वो सेट में आएगा। तो जो काम की चीजें वो ले लो ना। अब यहाँ ये डायरेक्ट मेथड हो गई एक तरीके से, जैसे कैश फ्लो में डायरेक्ट कीजिए ना, ये डायरेक्ट हो गई। सीधे सीधे जो लेना वो ले लो, बाकी अपना आप छूट जाएगा। और ये इनडायरेक्ट हो गई, उल्टा चलने वाली है। लेस क्या कर देंगे इसमें, लेस भी हम कर देंगे अलाउड एक्सपेंसेस, बस खत्म। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आ गई। बिजनेसमैन भी अगर कैश सिस्टम फॉलो करता है तो उसके लिए भी कर सकता है बिजनेसमैन भी। तो बस दो बात, यानी आपने क्या करा इसमें, अलाउड चीजें ले ली। अब वही क्वेश्चन जो मैंने भी पीछे अभी आपको एग्जांपल पीए में बताया जाता है, अगर उसको इस फॉर्मेट से करना हो तो भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो इस फॉर्मेट से अगर उसको करना है तो मैं क्या करूंगा, अलाउड इनकम ले लूंगा। यानी ग्रॉस प्रॉफिट इनकम होता है, डिस्काउंट इनकम होता है, कमीशन इनकम होता है। अब कहीं भी लिखा हो, चाहे वो डेबिट में, क्रेडिट में, नीचे एडजस्टमेंट में, पूरे क्वेश्चन में, अब एक नहीं डेबिट क्रेडिट नहीं, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हो, ऊपर रिसिप्ट पेमेंट में लिखा है या नीचे एडजस्टमेंट में, जो भी इनकम अलाउड है वो सब ले लो आप। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का होता है, कमीशन बिजनेस का होता है, डिस्काउंट बिजनेस का होता है, ये ले लिए। अपने आप रेंट छूट गया, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी छूट गया।
फिर लेस एक्सपेंडिचर साइड में से क्या लूं? तो जो बिजनेस एक्सपेंसेस है, सैलरी, रेंट, है ना, अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ये बिजनेस कनेक्टेड है। बेड डेट्स, ये बिजनेस कनेक्टेड है, ये ले लो। अपने आप छूट गए, डोनेशन छूट गया, ट्रांसफर टू रिजर्व छूट गया, पर्सनल एक्सपेंस छूट गया, अपने आप छूट जाएंगे। तो सिर्फ अलाउड अलाउड ले लो, डिसअलाउड अपने आप छूट जाएंगे। ये भी एक अच्छा तरीका है। और ऐसा कोई रूल नहीं कि एग्जाम में आप इसी से करो या इससे करो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं, जिससे करना चाहो कर देना। लेकिन जनरली क्या होता है कि जिन क्वेश्चन में पीएनएल बना होता है वो आइटम बहुत सारे होते हैं, तो ये ज्यादा बेस्ट रहता है। इसलिए हम ये ज्यादा प्रेफर करेंगे, ये वहां प्रेफर करेंगे जहां रिसीव पेमेंट होगा। करने को कोई सा भी क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन भी आप इससे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मर्केंटाइल सिस्टम वाले भी इस तरीके से कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। और लॉ में भी ऐसा कोई प्रेफरेंस या ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बना हुआ है। लॉ में तो ये दिए ही नहीं दोनों, ये तो अपने बनाए हुए हैं, ये लॉ में दोनों ने दिए ही। ये तो हम प्रोफेशनल पर्सन या टीचर लोग जिसको जैसा समझ में आता है वो वैसा समझाया था। अल्टीमेट आना ये है कि सही सही प्रॉफिट आ जाना चाहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ये आप पूरा अच्छे से रीड करें, क्योंकि मैं बोल रहा हूं पूरे चैप्टर में आखिरी तक सिर्फ हमें दो ही वर्ड सुनना मेरे को मिलेंगे, अलाउड और डिसअलाउड। इनकम में भी और एक्सपेंस, बस यही वर्ड बार बार पूरे 100 पेजेस में एंड तक सोच लो आप। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको अच्छे से समझ के रख लो, फिर आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।